हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और चूंकि आपने बहुत सारी सलाह भी दिए हैं, बीजेपी की सरकार पर निशाना भी साधा है, इसलिए पहला सवाल मेरा सीधे आपसे, जोशीमठ को बचाने के लिए तत्काल किस तरह की कार्रवाई किए जाने की जरूरत है? तत्काल सरकार को अपनी पूरी शक्ति लगा, राज्य और केंद्र सरकार को जोशीमठ बचाना अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा इसको राष्ट्रीय आपदा मानिए, क्योंकि राज्य के पास अपने संसाधन नहीं। दूसरा काम जो इस समय सरकार ने भी अब मान लिया है कि करीब करीब 700 घर ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल खतरनाक स्थिति के अंदर है, और उनमें से 25% घर ऐसे हैं जो टिल्ट हो चुके हैं या जिनमें बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं या उनके आगे का सहन इत्यादि जो है वो टूट चुका है। बहुत विस्फोटक स्थिति है, और जरा सा और स्थिति खराब होने में जो है सैकड़ों लोग घरों में दब जाएंगे। तो इसलिए उनको कैसे दूसरी जगह पुनर्वासित किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक देखिए 1-2 तारीख से स्थिति खतरनाक होती गई थी, लेकिन आज तक केवल 34 या 35 लोगों को वो भी किसी होटल्स के कमरे में और उनमें शिफ्ट किया गया है, और नगर पालिका के कमरों में शिफ्ट किया गया है। मैं वहां गया था, मैंने उनसे बातचीत की। केंद्र की कमेटी वहां पर पहुंची हुई है निरीक्षण करने के लिए। कोई व्यवस्था नहीं, ठीक है, लेकिन व्यवस्था नहीं। जी हरीश जी, आपने आरोप लगाए हैं कि एनटीपीसी के टनल की वजह से इस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए हैं, और चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर जो काम चल रहा है उसको लेकर, इस पर जरा क्लैरिफिकेशन आपका मैं चाहूंगी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं इसमें दोनों में एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य और केंद्र सरकार इस बात पर सहमति जाहिर करें कि हमको जोशीमठ से लगे हुए कुछ क्षेत्र हैं जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, जहां जमीनें हैं, सरकार की जमीनें हैं, उसमें नया जोशीमठ बसाएं, और जो ये जोशीमठ जहां खतरे में हैं लोग, वहां के लोगों को कंपनसेशन दें, बद्रीनाथ की तर्ज पर दें या केदारनाथ की तर्ज पर दें, जमीन का मुआवजा, संपत्तियों आदि का मुआवजा, किराएदार आदि, उनमें सब लोगों को जिनके जितने भी वहां स्टेक होल्डर हैं सबको उसमें सम्मिलित करें, और ताकि वो वहां जो जमीनें अलॉट हों वहां नया जोशीमठ बसाया जा सके। अब है दूसरा जोशीमठ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी सभ्यता का धरोहर है। आप लगा लीजिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जहां तपस्या की, जहां विष्णु शीतकाल में वास करते हैं, जहां नरसिंह देवता विद्यमान हैं, और जहां कई सभ्यताएं हैं, और दूसरा ये जैव विविधता का केंद्र भी है। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए, हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी को लेने आए थे, यही जो है पैनखंडा में वो द्रोण पर्वत है, वहां आए थे। तो ये जैव विविधता का केंद्र भी है, इसलिए इस जोशीमठ की रक्षा करनी है। तो इसके कारणों को खोजा जाए। सबसे प्रमुख विलेन लोग बताते हैं, लोगों की धारणा पुख्ती धारणा है, और ये सही भी धारणा है, वो है जो एनटीपीसी की टनल बनी हुई है, उस टनल के बाद स्थितियां एग्रीवेट हुई हैं, और उसमें और ज्यादा स्थिति को बिगाड़ने का काम किया है। चारधाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम पर जो कटिंग हो रही है बेतहाशा और बड़ी बड़ी मशीनों से हो रही है, और एक सारा जोशीमठ विरोध कर रहा है कि आप जोशीमठ के नीचे से एक बाईपास निकाल रहे हैं 4 लेन का, जिससे और ज्यादा स्थिति कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो आप सब तरीके के निर्माणों पर प्रतिबंध लगाइए, तब तक रोकिए, और इसकी उच्च स्तरीय जांच करके कैसे जोशीमठ को बचाया जाए। हरीश रावत जी, एनटीपीसी की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है। एनटीपीसी ने जो कहा है, एज इट इज मैं बता देती हूँ, ये सुरंग टनल बोरिंग मशीन के जरिए बनाई गई है, कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है टनल निर्माण के लिए, और जैसे दिल्ली मेट्रो बनाई गई बिल्कुल नीचे नीचे, उसी की तर्ज पर वहां पर भी ये निर्माण कार्य चल रहा था, हालांकि उसको रोक दिया गया है। एनटीपीसी की ओर से आप जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी ओर से ये बयान आया है। जी, मैं एनटीपीसी के लोगों से कहना चाहूंगा, दिल्ली में और यहाँ भारी अंतर है। ये हमारा जो हिमालय है, ये बड़ा नया हिमालय है, और जोशीमठ में तो बिल्कुल नए स्वरूप में हिमालय है। और इसके जोशीमठ जहां पर बसा हुआ है, वहां पहले लैंडस्लाइड के जरिए जो है जो मलबा आया था, वो आया था, उसके ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। तो वहां आप केवल भूगर्भ की टनल बना करके इसका वो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो प्रक्रियाएं तेज हुई होंगी भूगर्भ के अंदर, उस सब से ये मिट्टी हिल गई है, सारी मिट्टी जोशीमठ की, और उसके कारण ये सब पैदा हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं आपने टनल में आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी, सेफ टनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी, लेकिन आपने पूरे जोशीमठ के
और उस पहाड़ के इतिहास को ठीक से नहीं समझा, उसकी भूगर्भीय संरचना का पूरा अध्ययन नहीं किया, वहां की मिट्टी का पूरा अध्ययन नहीं किया। यदि आपने वो सब चीजें ध्यान में रखी होती, शायद आप टनल नहीं बनाते। और टनल बनाने के बाद आप जब डेवलपमेंट होता है तो वहां बहुत सारी चीजें निर्मित होती हैं, फिर सड़कें बनने और सब चीजें हुई है, तो सारी चीजें, इन चीजों ने स्थितियों को बहुत बिगाड़ करके रख दिया। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह मैं आपसे जानना चाहूंगी। और दूसरा बड़ा सवाल, उमा भारती जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, वो जोशीमठ के रास्ते में है इस वक्त, उनकी ओर से बयान आया है कि पावर माफिया इस देश को दैत्य की तरह निगल रहे हैं और जितने भी पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में इस वक्त खासतौर से जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके में चल रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। क्या आप भी सहमत हैं उनके इस बात से? और आपकी सरकार में कितने पावर प्रोजेक्ट बने थे? देखिए, हमने जो इसको राष्ट्रीय आपदा मान करके चलिए कहा है, इसलिए कहा राज्य के पास संसाधन नहीं है। यदि दूसरा जोशीमठ बचाना है, बचाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि जोशीमठ में जितनी बद्रीनाथ के लिए और के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके हिसाब से उन लोगों को वहां रखना ही पड़ेगा और उसी एरिया में रखना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने कहा इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में प्रधानमंत्री लें और उसके लिए राज्य की मदद करें। अब रहा जो उमा जी ने कहा, मैं उनके दर्द को समझता हूं। और आज जो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बालू माफिया, सत्यता यह है कि उत्तराखंड में इस समय एक ही काम हो रहा है, खुदान खुदान खुदान, खनन खनन खनन, पावर माफिया। दूसरा हो रहा है नशा नशा नशा, और तीसरा अब ये जो बड़ी आपदा आई है जिसको उन्होंने कहा है कि ये बिजली माफिया वाला जो है। देखिए, पावर प्रोजेक्ट बनाए, उसमें जो सेफ्टी मेजर्स अपनाने थे वो सेफ्टी मेजर्स अपनाए नहीं गए। चाहे रैनी की दुर्घटना हो, जो आई ओपनर होनी चाहिए थी हम सब के लिए, उसके बाद भी सावधानियां नहीं बरती गई। इसी एनटीपीसी के विषय में तब सुशील कुमार शिंदे जी पावर मिनिस्टर थे, उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था लोकल लोगों का कि आप बीमाकृत करवाइए सब लोगों को। ठीक है। कोई फॉलो अप नहीं हुआ। एनटीपीसी के लोग जो है, क्योंकि आज ठेकेदारी करो और काटो और भाग लो, यही हमारे ये चार धाम यात्रा मार्ग में भी हो रहा है। ये इसका था लेस कटिंग मैक्सिमम विड्थ बाय वॉलिंग इत्यादि के जरिए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो पहाड़ के जितने नियम हैं उसको फॉलो करते हुए किए जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पहाड़ों पर बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से करवाया है वैसा बेहद कम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री खुद एक एक बात की जानकारी वहां से लेते रहते हैं और पीएमओ की बैठक भी हुई है इस पूरे जोशीमठ के मामले में। चीन के खतरे के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आवश्यक हो गया और बढ़ाना जरूरी हो गया। चीन हमारी जमीन के अंदर घुस गया, हमारे घर के अंदर घुस गया, बाराहोती और दूसरे इलाकों के अंदर भी खतरा है। हमारी जो उत्तराखंड से लगी हुई सीमाएं हैं, तो हम उस पर वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए सेफगार्ड्स होने चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टर्स पैराडाइज नहीं बना देंगे उत्तराखंड को। ये नया हिमालय है, नए हिमालय को आप कॉन्ट्रैक्टर्स पैराडाइज बना देंगे, काटो और भागो वाली स्थिति से काम लेंगे। यहाँ आपको जो है मग्ध सोजल का काम, कितनी विड्थ लेनी है, उसको कैसे हम वॉलिंग के जरिए ले सकते हैं, कम से कम जहां कटिंग हो, कटिंग में किस तरीके की मशीनें इस्तेमाल हो, उन सब बातों ठीक है सर। जब आपदा आती है तो पक्ष विपक्ष सबको एक हो जाना चाहिए और इसी वजह से मेरा ये महत्वपूर्ण सवाल एक छोटा सा आपसे, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ होंगे, हरीश रावत कह रहा, तो इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एक छोटी एक लाइन में अगर आप जवाब देना चाहें, मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे आप? मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा धैर्य से काम लीजिए, उन लोगों के बीच में जाइए और साथ साथ जो है केंद्र सरकार से कहिए कि पूरी मदद दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी मेन विलेन है लोगों की नजर में। बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद थे।